बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूं। तमाम तारीफें उस रब्बुल इज़्ज़त के लिए जिसकी तरफ हम सबको लौट कर जाना है और जिसके हुजूर हम सबको एक दिन पेश किया जाएगा। व्यूअर्स, प्रोग्राम के शुरू में मैं आपको खबर ये दे दूं, बरतानिया से बरतानवी पार्लियामेंट के अंदर 26 नवंबर के वाक़े के हवाले से ब्रीफिंग होगी। जो कुछ 26 नवंबर को हुआ, पाकिस्तानी ओवरसीज कम्युनिटी ने अब इस मामले को बरतानवी पार्लियामेंट के प्लेटफॉर्म पर उठाने का फैसला किया है। 15 जनवरी को ये ब्रीफिंग का एहतमाम किया गया। इससे पहले भी हमने मुतादिद ऐसी ब्रीफिंग्स देखी हैं और ये पहला मौका नहीं है। कश्मीर के मामले के ऊपर भी मुख्तलिफ कमेटीज का इजलास होता है और जो आपके कश्मीरी पाकिस्तानी हैं, ऑब्वियसली इसके ऊपर उन्होंने बरतानवी पार्लियामेंट के अंदर अपनी आवाज़ को उठाया और बरतानिया को इस मसले के हल के लिए अपना किरदार अदा करने के हवाले से हमेशा ब्रीफ करते रहे हैं। इससे पहले भी हो चुका। आज जो कुछ हमने डी चौक में होते हुए देखा, इसके ऊपर अब इस ब्रीफिंग का बाकायदा तौर पर एहतमाम किया गया। एक चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक तो इसमें शहजाद अकबर, जुल्फी बुखारी और शहबाज गिल साहब भी आ रहे हैं, लेकिन अगर आप गौर करें ना कि इस किस्म के मामलात पाकिस्तान की पार्लियामेंट में कोई दूसरी जो कम्युनिटी है वो नहीं उठा सकती। डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर्स के अंदर और सिस्टम्स के अंदर बरतानिया आपको ये मौका फराहम करता है कि आप अगर समझते हैं कि आपके मुल्क में, क्योंकि ऑब्वियसली यहाँ पर पाकिस्तानी नयाद बहुत बड़ी तादाद में मौजूद हैं और वो प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करना चाहते हैं, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन, डेमोक्रेटिक रिप्रेजेंटेशन ये तकाजा करती है कि आपको इजाज़त दी जाए। तो बरतानिया के अंदर सर इस चीज़ की इजाज़त है। बरतानिया के लोग जो पार्लियामेंट, जो तमाम फोर्सेस, जो पॉलिटिकल फोर्सेस हैं जो इसे रन करती हैं, कह सकती हैं ना, या कोई ऐसा सिस्टम इन प्लेस हो सकता है कि खबरदार अपने मुल्क के मसाइल यहाँ पर लेकर आए, लेकिन ये मौका दिया जाता है बरतानवी पार्लियामेंट में कि आप अपनी आवाज़ को उठाएं। मैं व्यूअर्स आपको ये भी खबर दे दूं, चूंकि आज मुज़ाकरात के हवाले से दो स्टेटमेंट्स बड़ी इंपॉर्टेंट पाकिस्तान में हमें देखने को मिली। एक अयाज सादिक साहब की थी, जिसमें जो किरदार उन्हें अदा करना चाहिए था उन्होंने अदा नहीं किया। इमरान खान से मुलाकात का इंतजाम नहीं करवाया गया और उस पर उन्होंने अब अपने हाथ जो है वो खड़े कर दिए कि जनाब, मुलाकात करवाना यह जिम्मेदारी ये मेरी नहीं है। एज अ स्पीकर मेरा काम ये था कि तमाम स्टेक होल्डर्स को मैं बिठाऊं और इनकी बातचीत करवाऊं। अब ये मुलाकात कौन करवाएगा ये आप हुकूमत से पूछ सकते हैं। व्यूअर्स, इसका जवाब बड़ा सादा सा है कि ये इनके इख्तियार में नहीं है, क्योंकि अगर आप इरफान सदीकी साहब की गुफ्तगू सुने ना तो वो क्या कहते हैं, वो ये कहते हैं कि जनाब इनसे वादा किया गया था, मुलाकात होगी, लेकिन बाज दफा कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो हमारे इख्तियार में नहीं है। इरफान सदीकी साहब ने दबे अल्फाज में ये कह दिया कि अगर आपने बात करनी है तो पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट से करें, और जेल जिनके कब्जे में है, जो लोग जेल को चलाते हैं, वहां पर सुपरिटेंडेंट जेल भी यानी उसकी हैसियत नहीं है कि जिनकी इजाजत चाहिए उनकी इजाजत के बगैर वो किसी की मुलाकात करवा सके। इससे पहले भी माजी में दरवाजे खुले और दरवाजे अब क्यों नहीं खुल रहे, इरफान सदीकी साहब ने इस पर तफसील से बात की और अपनी कमजोरी और अपनी बेबसी का खुलकर इजहार किया है। अब फिर सवाल यह है कि इमरान खान जिन हालात में जेल में मौजूद हैं और जो तकाजा कर रहे हैं कि मेरी मुलाकात करवाई जाए, अब ये मुलाकात होगी या नहीं होगी। देखिए, अभी दूसरी तरफ से इजाजत नहीं मिल रही, इसलिए हुकूमत के लोग आकर आपको ना एक पॉलिटिकल बयानिया बनाते हुए नजर आएंगे। अब जेल के अंदर क्या कुछ होता रहा कि जेल में इमरान खान को किन हालात में रखा गया और जो ट्रायल वहां पर हो रहा है, क्या उसमें किसी किस्म की शफाफियत है भी या नहीं। इस हवाले से खालिद यूसुफ साहब ने आज एक स्टेटमेंट जारी किया और वो ये कहते हैं कि इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन का इमरान खान की जेल ट्रायल का जायजा लेने का फैसला है और इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन के नुमाइंदे को अल-कादिर केस में होने वाली अदालती मामला पर ब्रीफिंग दी गई। तोशाखाना सीरीज की केसेस पर भी ब्रीफ किया गया और तोशाखाना सजाओं और कानूनी और आईनी खामियों और इसके साथ साथ जो ट्रायल का, शफाफ ट्रायल का हक है, इसको किस तरह पामाल किया जा रहा है, इस पर भी तफसील से उनको आगाह किया गया है। अब GHU केस में फर्दर जुर्म और 9 मई मुकदमात में शहादत की अदम मौजूदगी और नामजद किए जाने पर भी ब्रीफ किया गया और बताया जाता है जी कि कुछ दिनों में ये जो ऑब्जर्वर्स हैं वो पाकिस्तान आएंगे और फिर ऑब्वियसली जेल में जो कार्रवाई है इसका बाकायदा तौर पर जायजा लिया जाएगा और इमरान खान को किस तरह, किन हालात में रखा जा रहा है, क्या इंसाफ के तकाजे पूरे किए जा रहे हैं या नहीं किए जा रहे, अब ये आकर देखेंगे। फिर ये भी इंपॉर्टेंट चीज है जो खालिद यूसुफ साहब की तरफ से बताई गई कि नवंबर 2023 में भी IPU ट्रायल ऑब्जर्वर ने मेरे हमरा अडयाला जेल ट्रायल का मुआयना किया और जेल हुकाम ने ट्रायल ऑब्जर्वर की इजाजत नहीं दी थी। अच्छा, ये भी एक सबसे बड़ी रुकावट है कि पाकिस्तान की हुकूमत जो है
वहाँ पे एक जेलर साहब बैठे हैं और हुक्म कहीं और से आता है, और ये हुक्म ऑब्वियसली जब तक वहां से नोट नहीं होगी, ना मुज़ाकरात के लिए दरवाजे खुलेंगे और ना ही किसी ऑब्जर्वर के लिए जेल के दरवाजे जो हैं वो खोले जा सकते हैं। आपको याद होगा इससे पहले सहाफ़ियों के लिए जब दरवाजे बंद किए गए तो उस वक्त कुछ सहाफ़ी बाहर से आए और वो चाहते थे कि इमरान खान के केस को रिपोर्ट किया जा सके, लेकिन इसकी भी इजाज़त जो है वो नहीं दी गई और फिर मखसूस सहाफ़ियों को जेल में आप जाने देते हैं। इसके ऊपर भी काम किया गया और फिर उन सहाफ़ियों के नाम क्लियर किए गए जो हुकूमत के कबीले से ताल्लुक़ रखते थे और हुकूमत जैसे चाहती है, पाकिस्तान के ताकतवर हल्के जैसे चाहते हैं, वैसी ब्रीफिंग उनको दी जाती और वैसी ही वो रिपोर्टिंग करते हैं। तो ये IPU ऑब्जर्वर भिजवाने का जो फैसला अब देखना ये होगा कि इसकी इजाज़त दी जाती है या इजाज़त जो है वो नहीं दी जाती। फिर आज ना पाकिस्तान के अंदर एक और भी काम ये हुआ और इसकी टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है और साइफर से ये जुड़ी हुई खबर है। साइफर के अंदर क्या था, अदालतें जब ये केसेस सुनती हैं, इस पर समाअत शुरू होती है, तो वहां पर ये नकात पढ़कर नहीं बताए जाते कि उस साइफर, उस कागज के अंदर क्या था। इमरान खान के वकला को जब कहा गया कि आप खोल कर देख लें तो उन्होंने भी इनकार किया कि भाई हम क्यों खोलें, कल को हमारे ऊपर जिम्मेदारी आयद होगी कि आपने जाकर बाहर लोगों को बता दिया और ये एक सीक्रेट है और इस तरह हम इसको ओपन अदालत में डिस्कस नहीं कर सकते। और फिर आपने देखा कि साइफर केस के अंदर इमरान खान किस तरह बरी होते हैं, एक तरह से बरी हो गए ना, और फिर इनकी सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान से भी इनको जो है जमानत मिल जाती है। अब हुआ क्या है कि अमेरिका के अंदर हुकूमत बदल रही है और वो साइफर जिसने इमरान खान की हुकूमत को गिराया, एक खबर लॉन्च की गई। अब ये खबर लॉन्च क्यों की गई है और इसकी वजह क्या बनी? इस खबर के मुताबिक इमरान खान की हुकूमत की तब्दीली के इल्जामात और सच साइफर में क्या लिखा था ये क्लेम किया जा रहा है और कहा गया जी के एक जरिए ने बताया कि 11 में से 9 पॉइंट्स तजारत और इंसानी स्मगलिंग के मसाइल के मुतल्लिक हैं, जबकि बकिया 2 में अमरीकी ओहदेदार डोनाल्ड लू के पाकिस्तानी सफीर के सवालात के जवाब में किया जाने वाला तबसरा शामिल है। इस दस्तावेज ने सियासी बहस छेड़ दी है और ये इमरान खान की साजिश के दावों में मरकजी हैसियत की हामिल है। 3 जनवरी 2025 को साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और अमरीकी सदर जो बाइडन पर अदम एतमाद के वोट के जरिए उन्हें ओहदे से हटाने में मुलविस होने का इल्जाम आयद किया और हुकूमत के खात्मे के पीछे साजिश के अपने दावे को दोहराते हुए इसे सरीहन मुदाखलत करार दिया। पस मंजर की ब्रीफिंग में ओहदेदारों और साबिक वज़रा के इंटरव्यू से मालूम होता है कि साइफर वैसा नहीं था जैसा इमरान खान ने बयान किया। अब मसला यहाँ पर यह है कि साइफर किसी ने देखा नहीं है और जो लोग आपको ये खबरें फीड कर रहे हैं और अगर ये खबर पाकिस्तान में कहीं चैलेंज हो जाती है तो अदालतों में आप क्या पेश करेंगे? आप सिर्फ अंदाजों पर और अपने जराए से जो खबरें कोट हो रही हैं उनका जिक्र करेंगे। आपको याद होगा जब ये साइफर की बात आई ना तो बहुत सारे सहाफियों ने कहा कि हमने भी साइफर देखा है, हमारे पास भी साइफर की कॉपी मौजूद है, लेकिन अदालतों में ना ये साइफर खोला गया, ना दिखाया गया, ना इसके जो तफ्तीशी था, ना उस तफ्तीशी ने इमरान खान के ऊपर जो चार्ज फ्रेम किया था उसकी तफसील भी नहीं आती। सवाल पूछा गया था, अगर आपको याद हो, कि क्या तफ्तीशी ने साइफर देखा? कहा गया नहीं। तो फिर किस चीज का इल्जाम इमरान खान के ऊपर था? लेकिन अब एक तरह से दोबारा ये खबर लॉन्च की गई है। इससे ज्यादा इस खबर के अंदर कोई हकीकत नहीं है। टाइमिंग देखें, बाइडन साहब जा रहे हैं और अगली जो ब्यूरोक्रेसी है ऑब्वियसली वो आएगी और पिछली ब्यूरोक्रेसी के इकदामात हैं, अमेरिका उनको देखेगा। और ये बात याद रखिएगा, जो डोनाल्ड ट्रंप कनाडा के नक्शे को अमेरिका में जैसा उसने शामिल किया और फिर दुनिया को वो दिखा रहा है और ट्वीट कर रहा है और वहां लड़ाई शुरू हो गई है, जो हमास के बारे में बात कर सकता है, जो नेतन्याहू के बारे में बात कर सकता है, तो क्या वो ऐसे इकदामात और जिन लोगों ने, यानी एक सरकारी अफसर ही है ना जिसने इमरान खान की हुकूमत को गिराने के हवाले से बाइडन सरकार का पैगाम लेकर यहां पर आए, क्या उसके हवाले से बात नहीं करेगा? या फिर कोई हुक्म नहीं आ सकता? मुझे नहीं लगता कि इसमें वो लोग जो मुसलसल ये कह रहे हैं कि जनाब कुछ नहीं होगा, मुसलमानों के साथ देखें क्या हो रहा है। सर मसला यहाँ पर ये है कि अमेरिका अपने मफादात को हमेशा देखता है और अमेरिका के माजी के अंदर जो मफादात इस खित्ते से जुड़े हुए थे वो इमरान खान ने उनके साथ खड़े हुए। और जो इनखला था, मैं बार बार ये कहता हूँ कि इनखला अमेरिका का कभी भी मुमकिन ना होता अगर पाकिस्तान की हुकूमत उस वक्त की उन्हें फैसिलिटेट ना करती। तो डोनाल्ड ट्रंप अपने दोस्तों को कभी नहीं भूलते, याद रखिएगा। और डोनाल्ड ट्रंप इमरान खान को अपना दोस्त कहते हैं और इन्हें भी कभी नहीं भूलेंगे। और फिर आपको ये भी खबर दें कि सिविलियंस के फौजी अदालतों में ट्रायल का ये केस है और सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान का 7 रुकनी बेंच जस्टिस समीनुद्दीन की सरबराही में इस पर समाअत कर रहा है। आज की समाअत में जो खास बात देखने में आई कि ख्वाजा हारिस साहब ने जितने भी दलाइल दिए
अदालत इससे मुतमईन नजर नहीं आई। जितने सवालात पूछे गए इनका ख्वाजा हारिस साहब के पास जवाब नहीं था, क्योंकि जजेस पूछ रहे थे कि मुल्क के साबिक आर्मी चीफ का केस था त्यारा हाईजैक और नवाज शरीफ साहब पर यह केस बनाया गया, इस केस का क्या बना, क्या इसे पाकिस्तान की फौजी अदालत में चलाया गया, और फिर वो तमाम केसेस जो दहशतगर्दी के साथ जुड़े हुए हैं और मुल्क के अंदर जब भी दहशतगर्द हमला करते हैं तो क्या इनका केस भी पाकिस्तान की मिलिट्री कोर्ट्स में चलाया जाता है। व्यूअर्स, जो सबसे इंटरेस्टिंग बात है इस पूरी समात के अंदर के पिक एंड चूज है, यानी कुछ मखसूस लोगों का केस ही फौजी अदालतों में जाएगा, और सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान के इन सवालात की रोशनी में आज ये चीज मुकम्मल तौर पर तय हो गई। और अब अगर हुकूमत, ख्वाजा हारिस या बाकी लोग चाहें भी तो इन सवालों से मुंह नहीं फेर सकते, और सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान के आज के सवालात एक चार्जशीट है पाकिस्तान की मिलिट्री कोर्ट्स के ऊपर, और फिर सुप्रीम कोर्ट ने क्या एक रास्ता दिखा दिया है हुकूमत को कि जाएं और जाकर आप इसमें तरमीम करके लाएं। इस पर भी मैं आगे चलकर बात करूंगा, लेकिन अदालत के अंदर क्या हुआ। समाअत के आगाज पर ख्वाजा हारिस ने मिलिट्री ट्रायल कलअदम करार देने से मुतल्लिक 5 रुकनी बेंच का फैसला पढ़कर सुनाया और कहा कि फैसले के मुताबिक तमाम बुनियादी हकूक हैं जिनकी वजाहत कर दी गई है। इसमें जस्टिस मोहम्मद अली मजीद साहब ने इस्तफसार किया कि बुनियादी हकूक मुअत्तल होने के लिए इमरजेंसी होना जरूरी है, यानी ये नहीं हो सकता कि पाकिस्तान के अंदर नेशनल लेवल पर, वफाकी सतह पर आपने इमरजेंसी नहीं लगाई, लेकिन आप कुछ मखसूस केसेस के अंदर इमरजेंसी वाले इख्तियारात को इस्तेमाल करें और किसी भी शख्स का केस उठाकर मिलिट्री कोर्ट के हवाले कर दिया जाए। ये जस्टिस मजहर अली साहब जो हैं वो कहना चाह रहे थे। अब मोहम्मद अली मजहर साहब ने ये भी कहा कि मामला मुख्तलिफ है कि ट्रायल हो सकता है या नहीं हो सकता। जस्टिस अमीनुद्दीन ने इस सवाले से कहा कि बुनियादी हकूक का अदालतों में दिफा हो सकता है, सिर्फ अमलदारी मुअत्तल होती है। जबकि जस्टिस मुसरत हलाली ने रिमार्क्स दिए कि मौजूदा केस में मुल्जिमान को फौजी तहवील में लिया गया और बुनियादी हकूक मुअत्तल नहीं थे और ना ही इमरजेंसी नाफिज की गई। अब ये एक चार्जशीट है उस निजाम के खिलाफ जो पाकिस्तान के अंदर आपको नजर नहीं आता, लेकिन हर तरफ इसने पंजे गाड़े हुए हैं। मोहम्मद अली मजहर ये भी कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने मरकजी फैसले में आर्मी एक्ट की शिक 2D को कलअदम करार दिया। इस शिक को कलअदम करार देने से मजमुई असर क्या होगा? क्या अब कुलभूषण जैसे मुल्क दुश्मन जासूस का केस मिलिट्री कोर्ट में चल सकता है? इस पर ख्वाजा हारिस ने जवाब दिया कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले से मुल्क दुश्मन जासूस का केस मिलिट्री कोर्ट्स में नहीं चल सकता। और इसके अंदर कैच ये है कि क्योंकि शिक को उड़ा दिया गया, जिसका हवाला दिया गया, और अगर उसको उड़ाने के असरात ये होंगे कि कुलभूषण यादव जैसा दहशतगर्द और जासूस पाकिस्तान के अंदर ये तमाम कार्रवाइयां करता है मगर उसका केस मिलिट्री कोर्ट में नहीं चल रहा, तो ये फैसला गलत था। लिहाजा इस फैसले की आड़ में बाकी लोगों का जो केस है उसे भी मिलिट्री कोर्ट में ले जाया जाएगा। और प्ली क्या है जनाब कुलभूषण यादव, जिसका शिक का हवाला जो है इस फैसले में दिया जा रहा है। जस्टिस जमाल मुंदखिल ये भी कहते हैं कि हम अपने प्रोसिक्यूशन के निजाम को मजबूत क्यों नहीं बनाते। बिकॉज पाकिस्तान में प्रोसिक्यूशन सबसे बड़ा मसला है। जब भी कोई केस दुनिया के किसी भी हिस्से में बनता है, प्रोसिक्यूशन उसको चेक करती है, स्कैन करती है, जितने भी एविडेंस रिकॉर्ड पर मौजूद होते हैं उसका जायजा लिया जाता है। फिर इसके बाद तय किया जाता है कि जनाब क्या इस केस को हम जीत सकते हैं या नहीं जीत सकते, क्योंकि इसकी पेनल्टीज होती हैं। अगर बरतानिया के अंदर प्रोसिक्यूशन ये साबित करने में नाकाम हो जाए कि जो केस वो उठाकर किसी भी अदालत में लेकर गए, तो फिर जिस शख्स के हक में फैसला आता है वो प्रोसिक्यूशन को भी अदालत के अंदर लेके जा सकता है। तो प्रोसिक्यूशन मेक श्योर करती है कि जो विन रेट है, इनका विनिंग रेट है, वो 100% हो, जिसमें कोई शक की गुंजाइश ना हो, तभी वो केस अदालत में जाता है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर केस पहले बनाकर प्रोसिक्यूशन को कहा जाता है कि जनाब आप तैयारी करें और हमने फैसला जो है वो ले लेना है, क्योंकि हमारी बात जज साहब से हो गई है। तो पाकिस्तान के अंदर चीजें किस तरह ऑपरेट करती हैं, उसी तनाजुर में पाकिस्तान की प्रोसिक्यूशन क्यों नाकाम हुई, उसकी वजह यह है कि केसेस बनाकर जजेस को खरीद कर प्रोसिक्यूशन को सिर्फ कहा जाता है कि जाओ जाकर फैसला ले लो, और जब वो फैसला किसी दूसरी अदालत में चलता है जहां पर बाज़मीर जजेस बैठे हों, तो फिर केसेस का यही हाल होता है। जो पाकिस्तान की प्रोसिक्यूशन का इस वक्त हमें हाल नजर आ रहा है, वो अपने केसेस का दिफा नहीं कर सकती। जस्टिस अजहर रिजवी ने इस हवाले से रिमार्क्स दिए कि GHQ पर पहले भी एक हमला हुआ जिसमें शहादतें हुई। कराची में एक दहशतगर्दी की कार्रवाई में एक कोरियन त्यारे को तबाह किया गया, शहादतें हुई। नवाज शरीफ के त्यारा साजिश केस में एक आर्मी चीफ बैरूनी दौरे पर थे तो उनके जहाज को हाईजैक करने की कोशिश की गई। इन वाकयात में फौजी तंसीबात पर हमले हुए, शहादतें हुई, ये तमाम मुकदमात कहां चलाए गए? अब ये बहुत अहम सवाल है। पाकिस्तान के अंदर एक दफा नहीं जी, मुतादिद दफा अदालतों
نے इस किस्म के ऑब्जर्वेशंस दी हैं। आपको याद होगा कि जो हमारे पुलिस जितने भी हमारे इदारे हैं, ट्रेनिंग सेंटर्स हैं, यहाँ पर भी हमले हुए और ये 2008 और 9 की बात है। इससे पहले भी हमारी मुख्तलिफ बेसिस के ऊपर हमले हो चुके, लेकिन क्या इन लोगों के केसेस पाकिस्तान की मिलिट्री कोर्ट्स में चलाए गए? कुलभूषण यादव का केस कहां पर चल रहा है? और फिर ये तमाम सवालात आज अदालत की तरफ से पूछे गए। जस्टिस मुसर्रत हलाली ने यह भी सवाल किया कि कौन सा केस मिलिट्री कोर्ट्स में चलेगा और कौन सा नहीं चलेगा, ये तफरीक कैसे की जाएगी। पाकिस्तान के अंदर तो सर यही हो रहा है ना कि आपको किसी की शक्ल पसंद नहीं है तो आप उसका केस जो है मिलिट्री कोर्ट में चलाएं। आज पाकिस्तान के अंदर जो इस वक्त टॉप ट्रेंड ये जो हसन न्याजी का केस है ना वो बना हुआ है, और उसके अंदर जो दलील दी गई कि इन्होंने एक पतलून को लहराया इसलिए इनको सजा दे दी गई। और मरियम ये तमाम एग्जाम्पल्स जहर के तौर पर अपनी तकरीरों में इस्तेमाल करती हैं। आज भी मरियम की तरफ से जो तकरीर की गई कि हम जानवरों के साथ किसी और का इलाज भी करना जानते हैं। आप जिस कुर्सी पर बीबी बैठी हुई हैं, बेशक आप फॉर्म 47 के जरिए इस कुर्सी पर बैठे, लेकिन इस कुर्सी की एक हुर्मत है, कम से कम आपको इस कुर्सी का ख्याल करना चाहिए था। और व्यूअर्स, इसीलिए पाकिस्तान के अंदर ये आपको एग्जांपल्स मिलती हैं कि लोग तफरीक पिक एंड चूज करते हैं। निजाम गरीब के लिए कुछ और है। खान साहब कहते थे ना कि पाकिस्तान के अंदर गरीब के लिए कानून कुछ और आपको नजर आएगा और अमीर के लिए कुछ कानून आपको उसकी शक्ल कुछ और नजर आती है। तो आज आपने इसका एक अमली नमूना देख लिया। पिक एंड चूज किया जा रहा है कि किसका केस मिलिट्री कोर्ट में चलेगा, किसका केस आम अदालत में चलाना है। मैं आपको ना इसकी एक और भी एग्जाम्पल दे देता हूँ। गो कि सब कुछ है खान साहब के दौर में हुआ, लेकिन वो लोग जिन्होंने पाकिस्तान के साबिक आर्मी चीफ के हवाले से बातें कही कि टांगे कांप रही थी और चेहरे पर पसीना था, क्या इस स्टेटमेंट के अंदर और किसी की पतलून जो किसी ने हसन न्याजी को दी, आपको कोई फर्क नजर आता है? और क्या पतलून लहराने की सजा 10 साल होगी? ये पाकिस्तान की आवाम का सवाल है और इसके ऊपर हसन न्याजी के हवाले से लोगों ने इजहार यकजहती भी किया। अब व्यूअर्स, तफरीक कैसे की जाती है? जस्टिस नईम अफगान ने कहा कि 9 मई वाकयात में 103 मुल्जिमान के खिलाफ मिलिट्री कोर्ट्स में केस चला, बाकी केसेस इंसदाद दहशतगर्दी अदालतों में चल रहे हैं। ये तफरीक कैसे की गई? कौन सा केस मिलिट्री कोर्ट्स में जाएगा, कौन सा केस इंसदाद दहशतगर्दी अदालतों में जाएगा? मुल्जिमान को फौज की तहवील में देने का इंसदाद दहशतगर्दी अदालतों का तफसीली फैसला किधर है, यह भी सवाल उनसे पूछा गया। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने यह भी कहा कि किसी जुर्म पर कौन और कैसे तय करता है केस कहां जाएगा। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने यह भी कहा कि मुकदमात कहां चलने हैं, इसकी तफरीक कैसे और किन असूलों पर की जाती है। यानी कोई तो आपके पास कुलिया होगा कि आपने किन केसेस को मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर लेकर जाना है। अगर पाकिस्तान में हसन न्याजी का केस चल सकता है, बाकी लोगों का केस जो है मिलिट्री कोर्ट में चल सकता है, तो फिर आपको मुराद राज से भी पूछना चाहिए, जिनके बारे में कहा जाता है कि जनाब इन्होंने भी कॉल्स की और वो भी मास्टरमाइंड थे ये 9 मई के वाकयात के। लेकिन आज भी आपको पाकिस्तान में उन पर किसी सिविल अदालत में भी केस चलता हुआ नजर नहीं आएगा। व्यूअर्स, इसके साथ साथ वो तमाम लोग जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की, नई जमात में जाकर बैठ गए, क्या इनके ऊपर केस चलेगा? यह भी एक अहम सवाल है। जस्टिस हसन अजहर ने इस हवाले से कहा कि क्या 9 मई का वाकया दहशतगर्दी से ज्यादा संगीन जुर्म है, और जो ट्रायल फौजी अदालत में हो रहा है, अच्छे तफ्तीशी अफसरान और प्रोसिक्यूटर रखें तो अदालतों से सजाएं भी होंगी। अदालत ने सिविलियंस के फौजी अदालतों में ट्रायल के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपीलों पर समाअत कल तक मुलतवी कर दी है। व्यूअर्स, अब क्या एक और आईनी तरमीम होगी? ये बहुत ही अहम नुक्ता है आज की समाअत के हवाले से। जस्टिस जमाल मंदोखेल साहब ने कल ये कहा था, आपको याद होगा, कि पार्लियामेंट के पास इख्तियार है कि अगर वो ये कानून बना दे कि तिरछी आंख से देखना भी जुर्म है तो इसमें भी सजा होगी, लेकिन पार्लियामेंट को यह भी बताना होगा कि इसकी सजा किस अदालत से होगी और इसके लिए आईनी तरमीम जरूरी है। उन्होंने ये भी कहा कि मेरी राय में पार्लियामेंट से ज्यादा आईन पाकिस्तान जो है वो सुप्रीम है। फिर आज के रिमार्क्स आप उनके मुलाहिजा करें और लग क्या रहा है इन रिमार्क्स से, और एक बार फिर से पार्लियामेंट का सहारा क्या लिया जाएगा। मुझे लगता है ये व्यूअर्स जो मेरी अपनी असेसमेंट है आज की समाअत और फिर जिन लोगों से इस हवाले से जो बात हो रही है, आईनी बेंच शायद एक रास्ता देगा। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के इस प्लेटफॉर्म से ये रास्ता दिखाया भी जाएगा कि जाकर पार्लियामेंट से कोई ऐसा कानून पास करवाएं कि किसी भी पाकिस्तानी का जो मिलिट्री ट्रायल है वो आप कर सकते हैं, और आइन में आपको इसकी तब्दीली जो है वो करनी पड़ेगी। यानी जहां जहां जरूरत पड़ेगी, नजर जरूरत के तहत पाकिस्तान के आइन को एक दफा फिर जो है वो तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाएगा, इसके अंदर तब्दीली होगी। और फिर ये भी देखना होगा कि पाकिस्तान में कौन कौन सियासी नुमाइंदा जो इस वक्त फॉर्म 47 की पैदावार है वो पाकिस्तान के ताकतवर हलकों के साथ जाकर खड़ा होता है, और आम पाकिस्तानी जो वोट देकर इन तमाम बहरूपियों को
पार्लिमान में पहुंचाता है और उस आम पाकिस्तानी के साथ किस किस्म का सलूक किया जाता है। व्यूअर्स, दिलचस्प बात यह भी है कि अदालत में जमा कराई गई हुकूमती रिपोर्ट के मुताबिक जिस फौजी अदालत ने 9 मई के मुल्जमान को सजा सुनाई, इस अदालत की सरबराही लेफ्टिनेंट कर्नल शेख असद साहब कर रहे हैं जी। और बताया जाता है कि ये 54 द इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग बटालियन, इंजीनियर्स बटालियन के कमांडिंग ऑफिसर हैं। अब ये भी सवाल है ना कि एक कोर ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग के कर्नल साहब की कानून और अदालती अमूर पर किस हद तक दस्तरस्त होगी। तो आपने मिलिट्री कोर्ट के अंदर ये केस चलाया और फिर वहां से फैसला भी आ गया और फिर फैसले को अब सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान जो देख रही है। और इसी से जुड़ी मैं आपको एक और भी खबर दे दूं। फवाद चौधरी साहब ने इस हवाले से एक ट्वीट की, उन्होंने कहा कि ऑलरेडी अटॉर्नी जनरल का जो ऑफिस है वो करोड़ों रुपए हुकूमत की तरफ से ले रहा है उनका दिफा करने के लिए। आपने एक नए वकील का जो है इस लिस्ट के अंदर इजाफा किया और उसे 5 करोड़ की फीस दी ताकि वो हुकूमत का दिफा कर सके। तो हुकूमत ये क्यों कर रही है? सवाल ये है कि जब अटॉर्नी जनरल के दफ्तर को करोड़ों रुपए दिए जा रहे हैं तो फिर ख्वाजा हारिस को 5 करोड़ रुपए फीस क्यों दी गई फौजी अदालतों के दिफा के लिए? इंपोर्टेड वजीर खजाना पाकिस्तान के अंदर आपको टैक्स लगाने की बात करते हैं और फिर वो ये भी कहते हैं कि उनका क्लिप आपकी नजर से व्यूअर्स गुजरा होगा जिसमें उनसे सवाल किया कि आप इतने टैक्स लगा रहे हैं और जो तनख्वाहदार तबका है वो किस तरह से अपना बजट सेट करेगा। तो उस पर उन्होंने कहा था कि बिल्कुल ठीक है जी, आप एहतजाज करें और अपनी आवाज को बुलंद करें। अब इन लोगों से ये कोई पूछे कि टैक्स लगाने वाले तुम, पाकिस्तान की बिजली को महंगा करना ये पाकिस्तान की हुकूमत का काम होना चाहिए था, लेकिन हमारे बिजली के बिलों में भी इजाफा अब IMF कर रहा है। तो ये नाजायज अखराजात जो हैं आप इन तमाम लोगों पर करें और फिर नाजायज फैसले ही होंगे ना। कुछ लोगों को ये फैसले उनके कंट्रोल में है और पाकिस्तान के अवाम पर इसे मुसल्लत किया जा रहा है। क्योंकि बात IMF की हुई है तो मैं आपको एक इंफॉर्मेशन भी दे दूं। कुछ दिनों के अंदर एक हमारा अलग से एक प्लेटफॉर्म हम लॉन्च करें जिसपे डॉक्यूमेंट्रीज और एक्सप्लेनर वीडियोस होंगी और उसमें हमने IMF के पाकिस्तान के अंदर जो इसका किरदार रहा ओवर द ईयर्स जब से पाकिस्तान बना है और IMF दुनिया में किस तरह हुकूमतों को कंट्रोल करती है, खासतौर पर पाकिस्तान जैसी जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है इसका IMF किस तरह से फायदा उठाता है। दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें जो IMF को कंट्रोल करती हैं वो पाकिस्तान से किस किस्म के फैसले करवा रही है, इस पर एक तफसीली डॉक्यूमेंट्री हमने तैयार की है। तो इंशाल्लाह कुछ दिनों के अंदर आप इसे देख भी सकेंगे। हम अपने इस प्लेटफॉर्म के ऊपर उसके लिंक शेयर करेंगे और आप जाकर चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और उसे शेयर भी करें क्योंकि ये एक इनसाइट है IMF के हवाले से और IMF की पाकिस्तान में जितनी भी वर्किंग है। अब इसके साथ एक और भी चीज जुड़ी हुई है। जब आप ताकत के किसी भी ओहदे पर बैठे होते हैं ना तो फिर ऑब्वियसली आपके तमाम दोस्त अहबाब जो आपके साथ स्ट्रगल करके यानी आपके साथ साथ चलते रहे आपके बुरे वक्त में, फिर आप उनको फैसिलिटेट करते हैं। तो हुकूमत क्या कर रही है? अपने लोगों को फैसिलिटेट कर रही है। और फैसिलिटेट कैसे कर रही है? इनको बड़ी बड़ी मोटी मोटी फीसेस दी जाएं। और आपको याद होगा कि इससे पहले जो बाकी केसेस हैं वहां पर भी क्या हालात हैं। आपने अमजद परवेज साहब का नाम सुना होगा इमरान खान के केसेस में, और वो पेश कहां से हो रहे थे? वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से पेश हुए। तो मोटी फीसेस उनको दी गई। 9 मई के केसेस में प्राइवेट वकला हायर किए जा रहे हैं। क्यों किया जा रहा है? अरबों रुपया हुकूमत जो वो दे चुकी है और तरीकाकार सर यही होता है ना, फैसिलिटेट करना। और फैसिलिटेट इसी तरह किया जाता है, लोगों को उनके काम से मुतल्लिक जहां पर 2 रुपए खर्च होने हो वहां पर 2000 रुपए खर्च किए जाते हैं। तो हुकूमत ये इस वक्त आपको काम करती हुई नजर आएगी। व्यूअर्स, ये आज की हमारी डिशेस थी। अपने कमेंट जरूर भेजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। इजाजत दीजिए, अल्लाह ने के बाद।